हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द हेल्दी लाइफ। मैं हूं डाइटिशियन शुभा पांडे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसर्न वाले टॉपिक के ऊपर, जो कि है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ चल रहा है। मार्च का महीना पूरा हम एंडोमेट्रियोसिस के प्रति अवेयरनेस जगाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और न्यूट्रिशन का इसमें क्या रोल है। So let's get started. एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है फीमेल्स में जिसमें जैसे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त हमारी यूट्रल लाइनिंग, जो अंदर की यूट्रस की लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो जो है वो ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद में अगर उसमें एक बच्चे का इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि स्पर्म और ओवम जो है, जब वो दोनों मिलते हैं, अगर आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और अगर आप प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो जो एक जाइगोट फॉर्म होता है, वो एम्ब्रियो जो है वो वहां पे इंसर्ट हो जाता है आपकी यूट्रल लाइनिंग में। तो वहां से जो है बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, वो ग्रो करके एम्ब्रियो बनता है जाइगोट से और फिर आगे आगे उसके ऑर्गन डेवलपमेंट होते हैं और इसी तरह से आप 9 महीने तक प्रेग्नेंट रहती हैं। हर महीने हमें पीरियड्स इसीलिए आते हैं क्योंकि वो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो थिक होती 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 जाती है, इस कोशिश में कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो बच्चा वहां पे इम्प्लांट हो सके। बट अगर आपका इंटरकोर्स नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं और इसी वजह से वो यूट्रस की जो लाइनिंग है वो खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लड के साथ में वो सारे टिश्यूज जो है पीरियड्स में हमारे बाहर आ जाते हैं। बट एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो अंदर ग्रो करनी चाहिए वो यूट्रस के ऊपर, साइड में, ओवरीज के ऊपर या फिर कभी कभी आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर भी ग्रो करने लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग ग्रो होती है वो तो पीरियड्स के थ्रू हमारी बाहर निकल जाती है, लेकिन जो यूट्रस के ऊपर जो ग्रो करती है लाइनिंग, या साइड में या इंटेस्टाइन पे या ओवरीज पे, वो जो है वो उसी तरह से ग्रो करती है और उसी तरह से ब्रेक डाउन हो जाती है। अब ब्रेक डाउन होने के बाद तो बहुत सारा ब्लड आता है, तो इसको निकलने को कोई जगह नहीं होती क्योंकि हमारे वेजाइना के थ्रू तो अंदर की लाइनिंग जो है वो पीरियड्स के थ्रू बाहर आ जाती है। लेकिन जो बाहर का जो ये जो टिश्यूज एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी जो बने हैं, ये जब थिक होके ब्रेक डाउन होके इनका ब्लड निकलता है, तो उसके लिए कोई जगह नहीं होती उन्हें बाहर जाने के लिए। तो इसके वजह से हमें पेन, इन्फ्लेमेशन, मूड स्विंग्स और बहुत ही ज्यादा सफरिंग होती है फीमेल्स को, जिनको भी ये क्रॉनिक कंडीशन है। ये एक क्रॉनिक कंडीशन है। तो इसी वजह से, और दूसरी बात ये कि इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसको डायग्नोस करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं। जैसे कि किसी को हैवी पीरियड्स होते हैं, किन्हीं किन्हीं फीमेल्स को, तो उन्हें बहुत एक्सेस क्रैम्प्स आते हैं, बहुत ज्यादा पेल्विक पेन होता है, यानी यहाँ के एरिया में लोअर बेली में बहुत पेन होता है। तो इस तरह की चीजें, उन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इसके भी सिम्टम्स लगभग पीरियड से मैच होते हैं। तो बहुत बारी फीमेल्स को ऐसा लगता है कि शायद हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम है या पीसीओएस की प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें मूड स्विंग्स होता है, कभी कभी पीरियड्स आते ही नहीं है, एमेनोरिया हो जाता है, तो हैवी ब्लीडिंग होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें शायद ये पीसीओएस की प्रॉब्लम है या हमारे पीरियड्स ही इस तरह से होते हैं। तो वो पेन में सफर करती रहती है और डॉक्टर्स भी जल्दी से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं। बट लेटर ऑन जब ये डायग्नोज हो जाता है तो इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत ही हाई केसेस में हमें हिस्टेरेक्टोमी, यानी अपना जो यूट्रस है उसे निकालना पड़ सकता है अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक केस है। अदरवाइज लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज भी एक अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में, जिसमें एक छोटा सा इंसिशन मारा जाता है और वहां से ये जो एक्सेस टिश्यू है उसे रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के कुछ मेजर सिम्टम्स की। एंडोमेट्रियोसिस के कुछ मेजर सिम्टम्स ये हैं कि आपको पेनफुल पीरियड्स होंगे, आपको हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। पेनफुल यानी इतना पेनफुल हो जाएगा कि आपके लिए उठना मुश्किल हो सकता है। और बहुत ज्यादा सफरिंग होती है फीमेल्स को, मूड स्विंग्स होगा, इरिटेशन होगा, पेल्विक रीजन में, लोअर बेली में और पूरे पेल्विक एरिया में बहुत पेन होगा। साथ ही साथ आपको जहाँ से आप यूरेथ्रा जो होता है आपका, जहाँ से आपका जो यूरिन पास होता है या आपके स्टूल्स पास होते हैं, आपके एनस, उस रीजन में भी आपको पेन क्रिएट हो सकता है। साथ ही साथ आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो भी फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी पेन फील हो सकता है। साथ ही साथ इसका एक मेजर सिम्टम ये है कि ये इनफर्टिलिटी की तरफ आपको लेकर जाता है। प्रेग्नेंट होना इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट ले रही हैं तो इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने जैसे बताया कि सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन, बट उसके पहले डॉक्टर्स आपको मेडिकेशंस पे डालते हैं। तो मेडिकेशंस में इस तरह की मेडिकेशन जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये जो मेडिकेशंस होती है आपके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए होती है। मेजरली एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, जो हमारा फीमेल हार्मोन होता है, उसके कारण हमें एंडोमेट्रियोसिस होता है। लेकिन इनका जो रिलेशन है एंडोमेट्रियोसिस और एस्ट्रोजन का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन है। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि जैसे ये कहा जाता है कि एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, कि अगर आप ये सोचे कि ईस्ट्रोजन अगर नहीं होगा बॉडी में तो आपका एंडोमेट्रियोसिस जो है वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ये कंडीशन ईस्ट्रोजन से क्यों रिलेट करती है? क्योंकि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो ग्रो करती है ईस्ट्रोजन की बदौलत। तो आपकी जो बाहर जो लाइनिंग न्यू टिश्यूज ग्रो हो रहे हैं वो भी एस्ट्रोजन की वजह से हो रहे हैं। बट ये जो एक रिलेशनशिप है बहुत कॉम्प्लेक्स है और इस पे अभी रिसर्च जारी है। मार्च का महीना पूरा हम डेडिकेट करते हैं एंडोमेट्रियोसिस सर्वाइवर को, एंडोमेट्रियोसिस की वॉरियर्स को, और एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ के तौर पर। क्योंकि जो भी फीमेल्स इस कंडीशन से गुजरती हैं वो ही जानती हैं कि कितना सफ़र करते हैं, कितना पेन होता है इस कंडीशन में, और कितना ज़्यादा आप इमोशनली और मेंटली आप वीक हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनके मूड स्विंग्स को समझें और उनकी फिजिकल पेन को उनके समझें, और प्लीज़ उन्हें हेल्प करें इस कंडीशन में, और प्रॉपर चेकअप्स कराते रहिए कि आपको पता चले कि अगर आपको कोई कंडीशन है तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा रोल है एंडोमेट्रियोसिस के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में। ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि एक हेल्दी, बैलेंस्ड और एक न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हो जो एंडोमेट्रियोसिस का जो प्रोग्रेशन है उसे कंट्रोल भी करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप एक बैलेंस डाइट कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो ये एंडोमेट्रियोसिस को प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मेजरली न्यूट्रिशन में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पर फोकस करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यानी जो भी फूड्स इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा नहीं देते हैं। अब इन्फ्लेमेशन को कौन से फूड ग्रुप्स बढ़ावा देते हैं, मैंने एक वीडियो स्पेशली बनाई थी एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के ऊपर, मैं उसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप प्लीज उस वीडियो को जाकर भी देखिएगा। और यहाँ पर भी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि कौन से फूड ग्रुप्स आपको अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ग्रुप्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, तीव्रता जो आपकी बॉडी की होती है उसे ज्यादा बढ़ाते नहीं है। यानी एक बहुत ही सिंपल और न्यूट्रिशियस खाना आपको खाना है। जैसे कि इन्फ्लेमेटरी फूड्स वो होते हैं जैसे कि मैदा हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैकेट में जैसे कि चिप्स आते हैं, बिस्किट्स आते हैं, चॉकलेट्स आते हैं, जंक फूड, स्ट्रीट फूड, सॉसेस जो अलग अलग तरह के हैं जैसे शेजवान सॉस और इस तरह की चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं यानी सूजन को बढ़ाती हैं, ये सारी चीज़ें आपको हार्म करेंगी और इन द लॉन्ग रन आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और प्रोलॉन्ग्ड रहा तो फिर ये एंडोमेट्रियोसिस की तरफ भी आपको लेकर जा सकती है। अल्कोहल, स्मोकिंग तो हम सभी जानते हैं, और किसी भी तरह का ड्रग अब्यूज जो है वो आपकी बॉडी को हार्म ही करेगा, कभी भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये सारी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको अपनी लाइफ में अवॉइड करना है। किसी किसी को फूड ग्रुप्स में डेयरी आइटम से यानी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से, और किसी किसी को ग्लूटेन का इशू होता है, तो ग्लूटेन का इंटॉलरेंस होता है वीट में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है उससे। तो अगर आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम है या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंस का इशू है तो आपको इन दोनों फूड ग्रुप्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएंगे, और हमें ऐसा कोई भी फूड ग्रुप कंज्यूम नहीं करना है जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाए। अगर आपको मिल्क प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है देन यू कैन कंज्यूम इट, और ग्लूटेन से भी आपको कोई एलर्जी नहीं है तो फिर आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फूड ग्रुप्स हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है? तो ऐसे बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले तो आपको आयरन रिच डाइट खानी चाहिए और मैग्नीशियम रिच डाइट खानी चाहिए। तो आयरन और मैग्नीशियम किन किन चीज़ों में होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा आयरन और मैग्नीशियम होता है। पंपकिन सीड्स के अंदर भी मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा अच्छी होती है, तो आपको ये कंज्यूम करना चाहिए। मेथी दाना जो होता है उसके अंदर भी आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। मैग्नीशियम आपको पेन रिलीफ देता है, इसीलिए अक्सर पीरियड्स में भी कहा जाता है कि आप बनाना, डार्क चॉकलेट इस तरह की चीज़ें खाएं, क्योंकि इनमें भी मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। और आयरन आपकी बॉडी में बहुत ज़रूरी है एज अ फीमेल, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो हर महीने निकलता है आपकी बॉडी से, तो आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी अच्छे हीमोग्लोबिन के लिए। तो प्लीज़ आयरन रिच फूड्स को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कंज्यूम करना है। ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि मेनोपॉज के दौरान भी या मेनोपॉज के बाद भी, पोस्ट मेनोपॉज और पेरी मेनोपॉज में जो भी फीमेल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले फूड ग्रुप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं
उनका मेनोपॉज का जो सिम्टम्स है, जो उनको हॉट फ्लैशेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स जो होते हैं, वो बहुत ही कम और ना के बराबर देखा गया है जो फीमेल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रेगुलर कंजम्पशन करती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फ्लैक्सीड में मिलता है, चिया सीड्स में मिलता है, वॉलनट्स में मिलता है, बादाम यानी आमंड्स में मिलता है, नट्स में मिलता है, इस तरह की चीजें स्पिनच में भी मिलता है। तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को डेली अपनी डाइट में कंज्यूम करना है। जो नॉनवेज खाते हैं उनको फिशेस में भी ये चीज मिल जाएगी। तो आप इन सारी चीजों को अपनी डाइट में रेगुलर ऐड कीजिए, ताकि आपके जो एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स है या पीसीओएस के, वो सारे जो है वो घट जाए। नेक्स्ट, आपको बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करने हैं, क्योंकि इन कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, ये जो है आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स घूमते हैं जब आपके डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, या फिर अगर आपने कोई इन्फ्लेमेटरी फूड खा लिया तो उसके बाद एक फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में निकलता है। तो ये उन फ्री रेडिकल्स को जो है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं और ये उनके साथ कंबाइन कर जाते हैं। तो इससे आपको कैंसर में भी प्रिवेंशन मिल सकती है, एंडोमेट्रियोसिस में भी प्रिवेंशन मिल सकती है। इसीलिए आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ग्रुप्स खाने चाहिए। नेक्स्ट, आपको कंज्यूम करना चाहिए विटामिन डी। अब विटामिन डी का सबसे मेजर सोर्स तो हमारा सनलाइट ही है। हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग या तो आप वॉक पे जा सकते हैं, या आपकी खिड़की पे अगर धूप आ रही है तो आप वहाँ पे पैर पसार के बैठ जाइए, ताकि आपके बॉडी में, आपके स्किन के अंदर वो सुबह अर्ली मॉर्निंग की धूप जाए। वही एक मात्र ऐसी चीज है जो आपको बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही नेचुरल फॉर्म में विटामिन डी दे सकती है। इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स पे जाने से बेहतर है कि आप पहले नेचुरल फॉर्म में उसे कंज्यूम कीजिए। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो कि लीन प्रोटीन में आते हैं, जैसे चिकन हो गया, एग्स हो गया और डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। ये सारी चीजों में भी विटामिन डी की मात्रा होती है, तो आप इन्हें भी कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी विटामिन डी का जो आपकी डेफिशिएंसी है उसको आप सुधारिए। साथ ही साथ आपको विटामिन सी और विटामिन ई भी इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में। ये आपको पेन रिलीफ देंगे अगर आप एंडोमेट्रियोसिस से गुजर रही है तो। विटामिन सी रिच हो गए सिट्रस फ्रूट्स, जो कि है हमारा लेमन। लेमन के साथ साथ हमारा टोमेटो भी, ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गया, इस तरह की चीजें। आपको ब्लूबेरीज भी अपनी डाइट में ऐड कर देनी चाहिए, या स्ट्रॉबेरीज भी ऐड करनी चाहिए। विटामिन ई जो है वो वॉलनट्स में होता है, बहुत सारे नट्स में होता है, फिश में भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारी सीड्स में भी होता है। तो आपको ये सारी चीजें कंज्यूम करनी है, और इसी के साथ साथ आपको होल ग्रेन्स भी अपनी डाइट में ऐड करने हैं। ये भी रिसर्च के द्वारा पाया गया है कि जो जिस भी डाइट में जो भी फीमेल होल ग्रेन्स वाली डाइट ज्यादा कंज्यूम करती है, जैसे कि होल ग्रेन्स में हमारे पल्सेस आते हैं, हमारा बाजरा, ज्वार, रागी, वीट, इस तरह की चीजें, राइस, और पल्सेस में हमारा राजमा, चवली और चना हो गया, इस तरह की चीजें। तो ये जो है, ये भी रिसर्च में पाया गया कि होल ग्रेन फूड्स जो होते हैं ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। इसके अंदर के विटामिन मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको रिकवर करने में, और साथ ही साथ आपके एंडोमेट्रियोसिस के प्रिवेंशन में। तो होल ग्रेन्स और होल फूड ग्रुप्स को जरूर अपनी डाइट में ऐड कीजिए। इसके अलावा आपको एक हाई प्रोटीन और लीन प्रोटीन की डाइट फॉलो करनी है। आपको रेड मीट अवॉइड करना है अपनी डाइट में। आप एक लीन प्रोटीन वाली डाइट इंक्लूड कीजिए, जैसे एग्स हो गया, चिकन हो गया, फैटी फिशेस हो गई, जो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होगा। आपको प्रोटीन भी मिलेगा इससे अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो। और वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, सोयाबीन, टोफू, पनीर, राजमा हो गया, चवली है, चना है। तो इस तरह की चीजें आप अपनी डाइट में रेगुलर बेसिस पर ऐड कीजिए फॉर प्रोटीन इनटेक। तो आज का ये वीडियो एंडोमेट्रियोसिस के अवेयरनेस के ऊपर था, और मार्च का महीना पूरा डेडिकेट किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस के अवेयरनेस को और उनके सर्वाइवर्स को। तो प्लीज आप ये वीडियो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली जो भी फीमेल्स हैं उनको शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी कुछ भी हेल्प हो सके इस वीडियो से। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और दूसरे भी वीडियोस कोई और टॉपिक पे अगर आपको चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर के आऊंगी। अगर आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन या डाउट मुझसे कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं @thehealthylife पर, जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। साथ ही साथ मैं अपना फेसबुक हैंडल भी यहाँ पर डाल दूंगी। और प्लीज अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए या और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए डाइट रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। तो डायरेक्टली आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। आगे कोई भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।